हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज पढ़ रहे हैं और यह सीरीज नंबर 12 है, जिसमें आज हम लोग साइटोलॉजी अर्थात कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हम सीरीज नंबर 1 से लेकर 11 तक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के विभिन्न टॉपिक को अच्छे से कवर किए हैं। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन सारे वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे आपके जेसीसी सीजीएल का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, सारे अपकमिंग एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखेंगे इसमें जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन बहुत ही यूनिक है। तो आज हम साइटोलॉजी के अंतर्गत में इसका पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, फिर बचे हुए पार्ट को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन में है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, हक्सले। तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था अरस्तु महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है। ऑप्शन में है लैटिन, यूनानी या ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच। तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा से मानी जाती है, क्योंकि बायोलॉजी जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन? पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। ठीक है, बायोस का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीवन, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं वह बायोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। दूसरा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, कार्य एवं कोशिका विभाजन का अध्ययन करती है कहलाती है। अर्थात विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में और उसके संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन में है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हम कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य, कोशिका विभाजन, इन सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी का हिंदी होता है कोशिका विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत में हम कोशिका के जितने भी इनके कार्य है, संरचना है, सारे चीज के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं यह सेल है, क्या है? कोशिका है। ठीक है, कोशिका को ही सेल कहा जाता है। इसके विभिन्न सारे पार्ट होते हैं, जैसे आपका ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया आपका राइबोसोम। क्या हो गया? राइबोसोम हो गया। ये आपका हो गया लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती हेली कहते हैं। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये विभिन्न इसके पार्ट हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तारकाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। ऑप्शन में है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, अरस्तु। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोशिका की खोज अर्थात सेल का सबसे पहले पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रॉबर्ट हुक ने ही कब खोजा था? तो सबसे पहले 1665 में। ये ईस्वी भी ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। इन्होंने बोतल की कार्क की एक पतली परत पर अध्ययन के आधार पर इन्होंने पाया कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे। इन्होंने प्याज के छिलके में देखा कि जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते में विभिन्न प्रकार के कोष्ठ होते हैं, उसी प्रकार इन्होंने प्याज के छिलके पर देखा था। ठीक है, और इन्होंने इसे सबसे पहले नाम दिया था कोसा। कोसा से ही बना है कोशिका। और यह जो फैक्ट है इसके बारे में उनकी एक पुस्तक है, क्या? माइक्रोग्राफिया। क्या? माइक्रोग्राफिया, उसमें इन्होंने सबसे पहले छपा था। ठीक है, ये बुक का नाम भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है रॉबर्ट हुक ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी है, तो माइक्रोग्राफिया। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था अर्थात सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था। ऑप्शन में है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक और फोंटाना ने। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। कब देखा था? 1674 ईस्वी में, 1674। ठीक है, में इन्होंने देखा था जीवित कोशिका। और यह देखा था उन्होंने दांत की खुरचनी में। कहां पे? यह जो जीवित कोशिका है, यह जो लिविंग सेल है, इसे सबसे पहले उन्होंने देखा था दांत की खुरचनी में। किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर है?
क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका, सबसे पहले कोशिका किसने खोजा था, तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन यहीं पे जोड़ दिया जाए जीवित कोशिका किसने खोजा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, लियोनहॉक, एंटोनी वान लियोनहॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है। ऑप्शन में है वाटसन एवं क्रिक ने, स्लाइडन एवं स्वान ने, मेंडल ने, सटन एवं बोवेरी ने। तो कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत जो है अर्थात सेल थ्योरी जो दिया था सर्वप्रथम वो दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत में हम क्या देखते हैं कि यह जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको ध्यान में रखिएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान में रखिएगा यह नाम स्लाइडन एवं स्वान का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार के उन्होंने फैक्ट दिए थे। उसके अंतर्गत में क्या है कि कोशिका अर्थात यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के लिए, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है कोशिका से होती है। दूसरा उन्होंने बताया प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से एक ईंट से हमारा मकान बनता है, उसी प्रकार से एक कोशिका से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए, अर्थात जितने भी कोशिका हैं अपने आप में स्वतंत्र हैं, फिर भी वो आपस में मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं और मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरा इनका थ्योरी का ये था। उसके बाद क्या है, कोशिका सजीव की मूल इकाई है। जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, लिविंग चीज है, सारे का जो मूल इकाई है वह है कोशिका। ठीक है, कोशिका के बिना वह जीवित नहीं रह सकते। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है। जितनी सारी कोशिकाएं हैं अपने पहले वाले कोशिका से ही उनका उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता, अर्थात जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वह क्रिएटर होता है, मेन होता है। ठीक है, केंद्रक यदि नहीं होगा तो कोशिका का निर्माण संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कोशिका सिद्धांत के पॉइंट थे। नेक्स्ट है, किसकी संरचना को कोशिका सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता, निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन में है वायरस, बैक्टीरिया, मनुष्य, शैवाल। तो देखिए बैक्टीरिया में भी सेल पाया जाता है, मनुष्य में भी सेल पाया जाता है, शैवाल में भी पाया जाता है, लेकिन वायरस को जो है जंतु एवं अर्थात सजीव एवं निर्जीवों के बीच के कड़ी माना जाता है, और इसको हम कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत हम इसे नहीं समझ सकते हैं। तो वायरस जो है इसका अपवाद है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है, समस्त सजीवों अर्थात पादपों एवं जंतु की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। ऑप्शन में है कोशिका, उत्तक, अंग, उपयुक्त सभी। तो जितने सारे सजीव हैं उनका जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है, यूनिट है, फंक्शनल यूनिट जो है वह है सेल। क्या है, सेल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन में है सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। नेक्स्ट है, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसिटिकम या पीपीएलओ। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन है। और नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। तो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा असत्य है, तो इसमें से सारे के सारे सही हैं, इसमें कोई भी पॉइंट गलत नहीं है। सजीवों की जो सबसे बड़ी कोशिका है सजीव जगत की वह है शुतुरमुर्ग के अंडे की। क्या है, शुतुरमुर्ग की अंडे की। ठीक है, उसके बाद है सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका जो है वह है पीपीएलओ। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वह तंत्रिका कोशिका होता है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यदि बोला जाए तो सेल होता है, शुक्राणु। यदि इसी में पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो वो होता है ओवम अर्थात अंडाणु, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अविकसित होता है, इसके उदाहरण है। देखिए सेल को मैंने अपने वीडियो लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ाया है। यदि आप पूरे डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर को जाके बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैं क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, ये सारे चीज को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर को जाके जरूर देखें। तो ऑप्शन में है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या है, अर्थात वैसा कौन सा इसमें सा लिविंग चीज है जिसमें कि सेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेल तो होता है लेकिन उसमें न्यूक्लियस
नहीं होता है, अर्थात सेल जो है पूर्ण रूप से इसमें डेवलप नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जीवाणु भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत में आता है। नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये तीनों जो है इसमें केंद्रक अविकसित होता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता है न्यूक्लियस इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कला, केंद्रिका, ये सभी। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता है। अच्छे से डेवलप नहीं होने का मतलब है ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना केंद्रक कला होगा, ना केंद्रिका होगा। ठीक है, इसलिए ये सभी उसमें अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, इस प्रकार की 20 कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक एवं द्विस्तरीय कोशिकांग पाए जाते हैं, यह किसमें पाई जाती है? ऑप्शन में है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप व जंतु कोशिकाओं में, ये सभी। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं में क्या होता है, जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, फुल्ली डेवलप होता है, और ये सारे पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, किसका कथन है? अर्थात जो नए कोशिका बनते हैं वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं, या किसका कथन है? ऑप्शन में स्लाइडेन का, स्वान का, रुडोल्फ विर्चॉव का, कार्टी का। तो ये कथन है रुडोल्फ विर्चॉव का। ठीक है, अर्थात स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और इन्हीं को आगे विस्तार से बताने का कार्य किया था रुडोल्फ विर्चॉव ने। इन्होंने बताया था, जैसे स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, इसके बाद नेगली व रुडोल्फ विर्चॉव, देखिए रुडोल्फ विर्चॉव के जगह में नेगली का भी नाम रहे तो उसे भी आप टिक करेंगे। ठीक है, इन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं कोशिकाओं से मिलकर या फिर उसके जो प्रोडक्ट हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो यहीं पे पूछा गया है, इनका स्टेटमेंट से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका सजीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट बताया इन्होंने कोशिका में जीव के अनुवांशिक गुण निहित होते हैं। और पांचवा इन्होंने बताया पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के कंटिन्यूटी का संचालन कोशिकाओं द्वारा होता है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चलता रहे या हो पाता है संभव किसके कारण? कोशिकाओं के कारण। तो ये सारे कथन किसके हैं? नेगली व रुडोल्फ विर्चॉव के, जो कि स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया जो कोशिका सिद्धांत था उसी का नेक्स्ट समझिए वर्जन है ये। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन में है नॉल एवं रस्का ने, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नॉल एवं रस्का ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? अर्थात ऐसी कौन सी रचना है जिससे हम फर्क कर पाते हैं जंतु कोशिका में और वनस्पति कोशिका में? तो ऑप्शन में है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र बिंदु, ठीक है, या फिर सेंट्रियोल। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल के कारण ही उसमें हम अंतर कर पाते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तब पादप कोशिका में ऐसा क्या कौन सा बाहरी आवरण पाया जाता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, केंद्रिका। तो देखिए कोशिका झिल्ली, केंद्रक और केंद्रिका ये तीनों जो है पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन यह जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, सेल वाल, क्या सेल वाल जो है यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और यह कोशिका भित्ति जो बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है, जो कि कोशिका भित्ति जो है अर्थात सेल वाल जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और यह जो कोशिका भित्ति होता है पेड़ पौधा के बाहरी आवरण में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन में है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इन्युलिन, उपयुक्त सभी। तो कोशिका भित्ति जो बना है यह होता है सेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है वह है, कोशिका भित्ति के निर्माण में जो सर्वाधिक पाया जाता है वह पदार्थ है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। तो कोशिका भित्ति बना होता है आपका सेल्यूलोज का, और सेल्यूलोज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है सेल्यूलोज के एक अणु का निर्माण होता है, अर्थात ऑप्शन में है 3000 ग्लूकोज अणुओं से
30,000 ग्लूकोज अणुओं से, 3,000 फ्रुक्टोज अणुओं से, 3,000 ग्लैक्टोज अणुओं से। तो सेलुलोज के एक अणु को बनाने के लिए 3,000 ग्लूकोज मोलिकुल्स का अर्थात अणु का जरूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।